Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to deal with John Berryman's poem Dream Song 114 and 29. Uh, Let me choose a pen. Now it is okay. तो वी विल डील विद शॉर्ट समरी फर्स्ट. हम पहले शॉर्ट समरी देख लेते हैं. ड्रीम सॉन्ग वन देखो क्या कहता है. तो इसमें हेनरी नाम का एक कैरेक्टर हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है. हेनरी और कोई नहीं है बल्कि अल्टर ईगो है. किसका अल्टर ईगो है? जॉन बेरीमैन का ही. ठीक है. और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हेनरी जो है वो ट्रबल्ड पर्सोना है. वो बेचारा परेशान है. उसको मिसअंडरस्टूड किया गया है. उसको कोई समझता नहीं है. वो आइसोलेटेड है. ही हाइड्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फेल्स टू कम्युनिकेट रिफ्लेक्टिंग इंटरनल टॉर्मेंट. यानी कि ड्रीम सॉन्ग वन में बताया गया है कि हेनरी नाम का एक कैरेक्टर है जो दुनिया से छुपता है और दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. और कम्युनिकेट ना करने के कारण वो बहुत आइसोलेटेड है. और आइसोलेटेड होने के कारण वो अकेले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जिसके बारे में ड्रीम सॉन्ग वन में बात होगी. ड्रीम सॉन्ग 14 की बात करें तो हेनरी एक्सप्रेसेस अ डीप बोर्डम विथ लाइफ. इसी में बात होगी कि मदर ने समझाया था कि कभी भी बोर होना तो किसी से बताना नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बोर्डम ही क्या होता है, वीकनेस होती है. अगर तुम बोर हो रहे हैं यानी कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है यानी कि तुम वीक हो. इसमें बात होगी. और यहीं पे पता चलता है कि हेनरी अपनी लाइफ से परेशान है. लिटरेचर, अब उसको लिटरेचर कोई इंटरेस्ट नहीं देती. पीपल यानी लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देते. इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, यानी कि अब उसकी लाइफ का कोई पर्पस बचा ही नहीं है और इमोशनल एम्प्टीनेस आ चुकी है. ड्रीम सॉन्ग 29 की बात करें तो हेनरी इज हॉन्टेड बाय गिल्ट. हेनरी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया है. साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट हो चुका है. इमेजिनिंग हिमसेल्फ केपेबल ऑफ हॉरिफिक डीड्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि उसने कोई क्राइम कर दिया है, जबकि उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है. इसी से पता चलता है कि पैरानोया हो गया है. पैरानोया मतलब समझो कि डिल्यूजन्स हैं. ही इज लिविंग इन अ डेल्यू या फिर डिल्यूजनल वर्ल्ड. वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहा है. क्यों? क्योंकि वो अकेले है. इस वजह से वो हेलुसिनेटेड फील करता है. डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी. वो बहुत दूर जा चुका है. रियलिटी से वो बहुत दूर जा चुका है. टाइटल एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो ड्रीम सॉन्ग लिरिकल फ्रेगमेंटेशन की तरफ दिखाता है कि लिरिक तो है लेकिन फ्रेगमेंटेड जिंदगी हो चुकी है, यानी हिस्सों में बढ़ चुकी है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है जिंदगी. सबकॉन्शियस ड्रीम्स की तरफ दिखाता है कि कैसे एक आदमी का सबकॉन्शियस माइंड उससे क्या क्या करवा सकता है, इसकी तरफ इशारा करेगा. ड्रीम्स की बात करेगा कि उसके सपने अधूरे रह गए. और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेगा. द नंबर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लॉन्ग पोएटिक सीक्वेंस, यानी कि ड्रीम सॉन्ग 1, 14, 29 ये सब दिखा रहे हैं कि पोम बहुत लंबी है. छोटे छोटे हिस्सों में इसको करके आपके सामने परोसा गया है. फ्रॉम द ड्रीम सॉन्ग्स दैट कलेक्टिवली बिल्ड अ साइक ऑफ पर्सोना हेनरी, यानी हेनरी के बारे में मालूम चलेगा. और हेनरी कोई और नहीं है, जॉन बेरीमैन का ही अल्टर ईगो है, याद रखना. इसके बाद सेंट्रल थीम की बात करूँ, द सेंट्रल थीम इज मेंटल एंग्विश, यानी कि इस सेंट्रल थीम में मेंटल एंग्विश यानी कि वो अपने ही दिमाग से परेशान है, दिमाग में ही परेशान है. और उसको फिर गुस्सा आ रहा है. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है कि उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है. और बेरीमैन एक्सप्लोर करते हैं गिल्ट को, आइसोलेशन को, बोर्डम को, साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी को. यानी कि हेनरी नाम का कैरेक्टर बिल्कुल स्टेबल नहीं है. ऐसे ही जॉन बेरीमैन या फिर कह लो कि बेरीमैन साहब बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद से ही परेशान है. स्ट्रगल फॉर मीनिंग इन अ फ्रैक्चर्ड इनर वर्ड, यानी कि उनका वर्ड, अंदर का जो वर्ड है वो फ्रैक्चर हो चुका है, फ्रेगमेंटेड हो चुका है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखो तो इसको मैं समझा देता हूँ बेसिकली कि कैसे मैंने ये बनाया है. तो जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लाइन्स हैं. इतना बहुत है, यहाँ से तुमको आइडिया लग जाएगा. और उसके बाद जो डॉट्स हैं यानी कि वो मीनिंग्स हैं. ठीक है, इसको याद रखना. मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ और वो मीनिंग्स हैं. तो चलो देखते हैं. हफी हेनरी हिट, यानी कि हेनरी सल्किंग, सल्क कर रहा है. हेनरी सल्किंग एंड आइसोलेटिंग हिमसेल्फ इमोशनली, यानी कि हेनरी बहुत बेचारा फील कर रहा है, लेजी फील करता है और खुद को अकेला पाता है. अनप्लीजेबल हेनरी सल्ट, यानी कि अब उसके पास कोई पहुंच नहीं सकता. अनप्लीजेबल यानी कि वो दुनिया के किसी भी आदमी की बात नहीं सुनेगा. आई सी ही इस पॉइंट, यानी कि जॉन बेरीमैन बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है मुझे समझ में आ रहा है. दे कुड डू इट विक्ड एन अवे, यानी कि हेनरी को ये भी मालूम समझ में आ गई कि दुनिया बहुत विक्ड है, दुनिया बहुत तेज आगे चली जाती है. यानी कि हेनरी के साथ अगर कोई धोखा करता है तो हेनरी उसको पचाने में ही, हेनरी उस बात को एडजस्ट करने में ही बहुत समय ले लेता है. लेकिन जिन्होंने धोखा किया है वो बहुत तेजी से आगे चले जाते हैं और हेनरी को पीछे छोड़ जाते हैं. इस टाइम पीरियड का जो गैप है, जब तक हेनरी खुद को हील करता है तब तक दुनिया आगे चली जाती है और हेनरी खुद को अकेला पाता है.
बट ही शुड हैव कम आउट, यानी कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन बेरीमैन हेनरी से कह रहे हैं कि अरे हेनरी, तुमको कोशिश करनी चाहिए और तुमको बाहर आ जाना चाहिए था इस सारे ट्रॉमा से, इन सारे ट्रॉमा से। ऑल द वर्ल्ड लाइक अ वुलन लवर, यानी कि एक समय पे ये पूरी जो दुनिया थी वो हेनरी को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज नहीं। देन केम अ डिपार्चर, यानी कि अब जो दुनिया थी जो अच्छी लगती थी, अब वो दुनिया अच्छी नहीं लगती। अब समय बदल चुका है, बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। देयर आफ्टर नथिंग फील्स राइट सिंस, यानी कि अब तब से लेके अब तक कोई कुछ भी राइट नहीं फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने हेनरी को चीट कर दिया है और वो आगे जा चुका है, और हेनरी इस समय उस बात को पचा नहीं पा रहा और उसको बहुत समय लग रहा है। आई डोंट सी हाउ हेनरी सर्वाइव्ड। और यहाँ पे बोल रहा है हमारे जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन, ये बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है हेनरी बेचारे ने कैसे ये सारी चीजों को सरवाइव कर लिया। ही हैज नाउ टू से ही व्हाट ही हैज नाउ टू से, अब वो क्या बोलेगा, बेचारे के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है। वंस इन साकामो, साकामो का मतलब एक पेड़ होता है जो बहुत ज्यादा खिलता है, फल उल लगते हैं उस पे। तो यहाँ पे देखो एक समय पे वो पेड़ की तरह था, हरा भरा था, हार्ड ऑन द लैंड। इस समय वो हैवी हो चुका है, हार्ड हो चुका है, और अब उससे कोई भी बात नहीं कर सकता, ना ही वो किसी को मुंह लगाएगा। क्यों? बिकॉज ही हैज बीन चीटेड, और चीट होने के बाद उसको ये एहसास हुआ है कि लोग आगे बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हेनरी पीछे छूट जाता है। ड्रीम सॉन्ग 14 की बात करूं तो लाइफ इज बोरिंग, लाइफ बहुत बोरिंग है। हेनरी बिगन्स विद अ बोल्ड सिनिकल डिक्लेरेशन, लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है। स्काई फ्लैशेस, यानी कि आसमान में अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी बाकी है, लेकिन उसको वो एनर्जी या आसपास की जो एनर्जी है उसको किसी काम के नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बेचारा चीट हो चुका है, और चीट होने के बाद वो डिजेक्टेड फील कर रहा है। माई मदर टोल्ड मी, यानी एक बार मेरी माँ ने मुझे बता रखा है कि अगर तुम कभी भी बोर होगे और अगर तुमने बोल दिया कि तुम बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम कमज़ोर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, और जिनके पास कोई काम नहीं होता वो कमज़ोर होते हैं, और वही बोर होते हैं। जिनके पास सच में काम होता है वो कभी भी बोर नहीं होते हैं। तो हेनरी फील्स डिजेक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इनर रिसोर्सेज नाउ ही एडमिट्स ही हैज नन। अब उसके पास कोई काम नहीं है। पीपल हेनरी बोस मी, एवरीथिंग इंक्लूडेड माई सेल्फ इज अ सोर्स ऑफ बोर्डम, यानी कि पीपल हेनरी बोस मी, यानी कि लोग भी बोर करते हैं, हेनरी खुद को भी बोर करता है। यहाँ कोई एक ऐसा इंसान, मतलब तुम ऐसे सोचो कि तुम खुद को ही बोर कर लो। ये तभी होता है व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, ठीक है? तो ही हेनरी इज इन दलदल ऑफ डिप्रेशन, वो फंस चुका है। एज बैड एज अकिलिस, अकिलिस ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर है। अब देखो जो इतना बड़ा फिगर है अकिलिस, वो भी हेनरी को एक्साइट नहीं करता है कि वो मोटिवेट होके आगे बढ़े। हु लव्स पीपल, अब यहाँ पे इवन नोबल पैशन बोस हिम, यानी कि अब हेनरी लव की तरफ भी नहीं जाना चाहता, बिकॉज वंस ही चीटेड, अब उसका खेल खत्म है। जिन अ ड्रैग नथिंग एक्साइट्स हिम्स, नॉट इवन प्लेजर्स, अब उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है। डॉग लिविंग मी वैग, यानी कि एक अबंडनमेंट का सिंबल है, यानी कि वो उसको कुत्ते तक छोड़ के जा चुके हैं उसके पाले हुए, या ऐसे कह लो कि छोटी सी छोटी चीज जो कि उसको खुशी दे सकती थी वो सारी चीजें जा चुकी हैं। नाउ ही इज कंप्लीटली ऑल अलोन एंड ऑन हिज ओन। यहाँ ये दिक्कत आ गई। ड्रीम सॉन्ग 29 की बात करूँ, लास्ट सॉन्ग है ये। देयर सैट डाउन, यानी कि वो बैठा हुआ है और ट्रॉमा के बारे में सोच रहा है। सो हैवी, यानी कि जो लाइफ का जो पेन है वो बहुत ज्यादा हैवी है। हेनरी कुड नॉट मेक गुड, यानी हेनरी कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहा है। ही कैन नॉट रिजॉल्व हिज बर्डन, यानी कि जो पुराना गिल्ट है उसको वो पचा ही नहीं पा रहा। द लिटिल कफ, यानी देखो कफ वगैरह क्यों होता है, जो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर बॉडी की गंदगी होती है वही धीरे धीरे करके बाहर आती है। तो हेनरी ये सोच रहा है कि उसका जो क्राइम है या उसका जो सिन है वो कफ के फॉर्म में धीरे धीरे बाहर आएगा, यानी कि बहुत बड़ा इमोशनल गिल्ट है, बहुत बड़ा टर्मोइल है जो उसके दिमाग में चल रहा है, और वो पास से रिलेटेड है। अनदर थिंग, यानी कि ही इज टॉर्मेंटेड बाय वो गिल्ट, यानी इनफाइनाइट गिल्ट से वो जूझ रहा है। इनफाइनाइट गिल से वो जूझ रहा है। ऑल द बेल से टाइम हैज पास्ड, यानी कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने ये तभी समझा दिया था कि लोग आगे बढ़ जाते हैं और हेनरी अकेले बेचारा पीछा छूट जाता है, और जिस टाइम में वो हील होता है उस टाइम में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। नेवर डिड हेनरी, हेनरी कभी आगे गया ही नहीं, और हेनरी ने कभी ऐसा क्राइम किया नहीं है, लेकिन इसको लग रहा है कि उसने कोई क्राइम किया है, और क्राइम क्यों किया है वो वही जाने, ठीक है? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या पता जॉन बैरीमैन ने कोई क्राइम कर दिया हो और वो हेनरी के थ्रू सामने रखना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो इतना ज़्यादा ग्रीव्ड है हेनरी, इतना ज़्यादा बेचारा दुखी हो चुका है कि उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, तभी इस वजह से वो दुखी है। ये इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है इस बात से। ही नोज़, वो बार-बार चेक करता है
कि क्या पता उसने सच में ऐसा क्राइम किया हो। पैरानॉइड का मतलब है एंशियस है, ऑब्सेसिवली एंशियस है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैंने किया है, नहीं किया है। नोबडी इज एवर मिसिंग, कोई भी मिस नहीं करता है। नोबडी इज एवर मिसिंग, अ रिफ्रेन रिवीलिंग गिट्स इरेशनल ग्रिप, यानी कि सबको शायद पता है कि मैंने ही क्राइम किया और कोई ये बात मिस नहीं करता मुझको जताने से। दैट्स व्हाई दे हैव गॉन अवे फ्रॉम मी, इसी वजह से मैं शायद अकेला पड़ गया हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो पर्सोना है, हेनरी ही अल्टर ईगो है। किसका अल्टर ईगो है? तो बेरीमैन का हेनरी अल्टर ईगो है। इंजैममेंट है, यानी कि लाइंस रन ऑन करती चली जाती हैं। लिटरेशन है, हार्ड ऑन द लैंड वियर्स द स्ट्रॉन्ग सैंग, ठीक है, छोड़ दो। आयरनी क्या है कि देखो, हेनरी जिस चीज से हम सबको ये समझा पा रहा है, यानी कि जॉन बेरीमैन जिस चीज से हम सबको ये समझा रहे हैं वो पोम है। पोम किसका पार्ट है? लिटरेचर का पार्ट है। जॉन बेरीमैन को अब वो लिटरेचर ही बोर करने लग गई है और वो खुद से भी परेशान है। हाइपरबली है कि एग्जैजरेटेड गिल्ट है, बोर्डम है, सिंबोलिज्म है, डॉग लिविंग यानी लॉस ऑफ स्पिरिट, यानी कि सभी लोग छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। कफ गिल्ट है, मेमोरी को दिखाता है। जक्सटापोजिशन कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है। फैंटेसी रियलिटी, रिपीटिशन हो रहा है। नोबडी इज एवर मिसिंग का रिपीटिशन है, ये रिफ्रेन है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं पढ़ देता हूँ। हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ हेनरी इन बेरीमैन्स ड्रीम songs reflect the psychological fragmentation and existential despair of modern life, यानी कि ऐसे समझो कि इतना ज्यादा गिल्ट इकट्ठा हो गया है कि जीने की इच्छा ही छूट चुकी है। और कैसे मॉडर्न लाइफ में सबके साथ यही हो रहा है। अगर किसी भी आदमी से बात करो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से परेशान है और इसी वजह से एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर आ रहा है। साइकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन की सबका ध्यान बटा हुआ है, कोई एक चीज पे फोकस्ड है नहीं और सारी जिन जिन चीजों पे वो फोकस्ड है उन उन चीजों से उसे दुख मिल रहा है। सपोज यू आर गोइंग इनटू फ्रेंडशिप, वहां धोखा खा गए। यू आर गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप, वहां धोखा खा गए। यू आर मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, वहां पे भी ऊंच नीच चल रहा है। तो भाई यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एट योर लेवल, लेकिन हर जगह से तुमको दुख मिल रहा है। तो साइकोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन यानी जिस जिस तरफ तुम्हारा ध्यान है उस तरफ से तुमको डिजेक्टेड फील कर रहे हो, उस तरफ से तुम डिजेक्टेड फील कर रहे हो, उस तरफ से तुमको ग्रीफ मिल रहा है। तो दिस इज द थीम ऑफ द पोम, मोटा मोटा यही है। आई हैव डन जस्टिस विद इट, मुझे ऐसा लगता है। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।